काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। आप सभी ईमानदारी से और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर पढ़ाई करते रहिए और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बन के मिसाल कायम करिए। आज की क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट के पार्ट 6 है, जो आपके स्वस्थ शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे और सीखते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप आज की क्लास के लिए रेडी हैं? तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम आई एम रेडी। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 126। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 125 तक के क्वेश्चंस को किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने बाकी की क्लासेस नहीं देखा है उन लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो हर एक क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Question number 126. Which of the following immunoglobulin antibodies is primarily present in colostrum, the first milk of the mother? निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज के रूप में कोलेस्ट्रम जैसे माँ के पहले दूध में मौजूद होता है, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। जो इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या है? एक एंटीबॉडीज है, ये भी याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रम किसको कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा कि माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, यानी जब डिलीवरी होने के बाद पहला दूध होता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो आपको बताना है कि जो मुख्य रूप से कोलेस्ट्रम है उसमें कौन सा एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबिन मौजूद होता है। ऑप्शन है आपके IgG या IgM या IgA या IgE। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा IgA। IgA एक इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है जो मुख्य रूप से कोलेस्ट्रम यानी माँ के पहले दूध में मौजूद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध यानी नवजात शिशु के लिए प्राकृतिक टीकाकरण का काम करता है। यानी जब डिलीवरी के बाद जो माता होती हैं उनको क्या, जब पहला गाढ़ा पीला दूध होता है तो उस प्राकृतिक टीकाकरण का काम करता है। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे तुरंत माँ का दूध ही पिलाया जाता है। इसमें भारी मात्रा में सेक्रेटरी यानी IgA होता है जो शिशु के श्वसन और पाचन तंत्र की श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा करता है। और आइए समझ लेते हैं IgG। तो यह एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। तो ये भी याद रखिएगा कि IgG जो है ये भी एक क्या है, ऐसी एंटीबॉडीज है जो माँ के क्या होता है, एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके माँ के भ्रूण तक सीधे पहुँचती है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ व्हाट डज द टर्म हार्ड इम्यूनिटी इम्प्लाई? यानी सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में हार्ड इम्यूनिटी शब्द का क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि हार्ड इम्यूनिटी शब्द से क्या मतलब है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में हार्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्रतिरक्षित हो जाता है तो संक्रमण को रोकने से मिलने वाली जो अप्रत्यक्ष सुरक्षा है उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलेंगे हम हार्ड इम्यूनिटी। बी इज द राइट आंसर। तो ये भी थे आपके इम्यूनिटी वाले टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं। तो हार्ड इम्यूनिटी तब प्राप्त होती है जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण या पिछले संक्रमण के माध्यम से प्रतिरक्षित हो जाता है। यानी एक आबादी में बड़े हिस्से में पहले से ही अगर टीकाकरण हो चुका है, यानी बीमारी अभी शुरू नहीं हुई, पहले से ही उसकी सुरक्षा के लिए टीकाकरण लग चुका है, तो उस वही इम्यूनिटी क्या है, वही हार्ड इम्यूनिटी है, जिसमें वायरस के फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब पहले से ही आपको टीकाकरण लग चुका है तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण क्या है, फैलेगा ही नहीं। और उन लोगों की ये रक्षा करता है जिन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता है, जैसे गंभीर रूप से बीमार और छोटे बच्चों को। यानी अगर पहले से ही उस बड़ी आबादी में बाकी लोगों को पहले से ही टीका लग चुका है संक्रमण से रोकने के लिए, तो जो बचे लोग हैं अगर उनको भी टीका नहीं भी लगा है तो भी वो संक्रमण उनके तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ड इम्यूनिटी। आगे बढ़ते हैं कि विडाल टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक क्लिनिक टेस्ट स्पेशली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच बैक्टीरिया इन्फेक्शन। विडाल टेस्ट के बारे में आपको बताना है कि ये एक नैदानिक परीक्षण है जो विशेष रूप से किस जीवाणु संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही फोकस के साथ हर एक पॉइंट को आप समझते चलिए। बताना है आपको कि विडाल टेस्ट किस जीवाणु का पता लगाने के लिए उपयोग होता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिए। पहला है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड, और कॉलरा यानी हैजा, और लास्ट आपका सिफिलिस। तो विडाल टेस्ट की बात करते हैं तो ये पता लगाता है कि टाइफाइड के जो जीवाणु संक्रमण है उसका पता लगाने के लिए ये
विडाल टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड बी इज द राइट आंसर। सभी रोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने वाले हैं, तो हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो किस बैक्टीरिया से होता है ये भी याद रखिएगा कि क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण ही टाइफाइड रोग होता है और यह विडाल टेस्ट शरीर में इन बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज जैसे ओ और एच एंटीजन की जांच करता है। यह आमतौर पर बुखार के दूसरे सप्ताह में सटीक परिणाम देता है। यानी अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो बुखार जब हो, टाइफाइड में क्या होता है, बुखार होता है, तो दूसरे सप्ताह में ये सटीक परिणाम देता है। पहले वीक में अगर कराएंगे तो उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा कि टाइफाइड है या नहीं है, लेकिन जब सेकेंड वीक में ये होगा विडाल टेस्ट तो पता चल जाएगा कि हाँ आपको टाइफाइड हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following components of the human eye is responsible for reflecting light and is surgical replaced during a cataract operation? यानी मानव आंख का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान शल्य चिकित्सा द्वारा बदल दिया जाता है? जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो किस चीज़ को बदल दिया जाता है आपको बताना है और वो प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फोकस के साथ आप पढ़ेंगे तो आंसर बहुत इजी वे में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है और मोतियाबिंद ऑपरेशन का जब होता है तो शल्य चिकित्सा द्वारा उसे बदल दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके रेटिना, कार्निया या क्रिस्टलियल लेंस या लास्ट ऑप्शन है आपका आइरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिस्टलियल लेंस। ठीक है, क्रिस्टलियल लेंस को ही क्या होता है, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो इसे ही क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है और यह प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोतियाबिंद में आंखों की प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है जिसमें दिखना कम हो जाता है और सर्जरी के दौरान इस प्राकृतिक लेंस को हटाकर एक कृत्रिम इंट्रावोकुलर लेंस लगा दिया जाता है। कार्निया आंखों का सबसे बाहरी हिस्सा है जो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन करता है, जबकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यानी जो हमारी आंखों का रेटिना होता है उसी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, यानी जो भी इमेजेस जो भी हम कुछ देखते हैं वो सब रेटिना पे बनता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अपगार स्कोर इज अ क्विक असेसमेंट टूल यूज टू इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू इवोलेट द हेल्थ ऑफ। अपगार स्कोर के बारे में आपको बताना है कि जन्म के तुरंत बाद किसके स्वास्थ्य का मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक त्वरित मूल्यांकन उपकरण है। ऑप्शन है आपके द मदर यानी माता, सेकेंड ऑप्शन है न्यू बॉर्न इन्फेंट यानी नवजात शिशु और थर्ड ऑप्शन है अ प्रेग्नेंट वुमेन इन लेबर यानी प्रसव पीड़ा में एक गर्भवती महिला और लास्ट ऑप्शन है आपका अ चाइल्ड विथ मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण से ग्रस्त बच्चा। तो अपगार स्कोर का संबंध है नवजात शिशु से। किससे है, तो नवजात शिशु से। क्यों है, आइए जानते हैं। न्यू बॉर्न इन्फेंट जो है यानी नवजात शिशु हैं, इन्हीं का क्या किया जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही अपगार स्कोर किया जाता है जो उनके स्वास्थ्य के मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी होता है। आइए समझ लेते हैं अपगार स्कोर के बारे में। तो अपगार स्कोर जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट के बाद ही लिया जाता है। यानी जैसे बच्चा बाहर आता है, जैसे डिलीवरी हो जाती है, तुरंत बाहर आने के बाद ही यानी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद ही 1 मिनट और 5 मिनट के बाद बच्चे का अपगार स्कोर किया जाता है। तो इसमें 5 मापदंड होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। यानी जो अपगार स्कोर होता है उनमें 5 चीज़ों की जांच की जाती है। पहला है त्वचा का रंग, यानी जो नवजात शिशु है उसकी त्वचा का रंग और उसकी हृदय की गति और उसकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं और मांसपेशियों का लचीलापन और साथ ही साथ उसके श्वसन। तो इन 5 का जांच किया जाता है अपगार स्कोर के द्वारा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 7 से 10 का स्कोर जो होता है वो सामान्य माना जाता है। यानी अपगार स्कोर में अगर नवजात शिशु का स्कोर 7 से 10 आया है ना, तो यानी शिशु क्या है, बिल्कुल सामान्य है, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एकदम फिट एंड फाइन है। क्वेश्चन नंबर 131 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। Which of the following sexually transmitted disease is caused by the bacterium Treponema pallidum? निम्नलिखित में से कौन सी यौन संचारित बीमारी जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडिमा नामक जीवाणु के कारण होता है? याद रखिएगा वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और किसके कारण, किस जीवाणु के कारण होता है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडिमा नामक जीवाणु से होता है। तो कौन सा डिजीज है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके गनोरिया या सिफिलिस या जननांग दाद या एड्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिफिलिस। सिफिलिस ही क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित बीमारी है और ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो उस जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, क्या नाम है,
तो सिफिलिस का जो जीवाणु होता है वो क्या नाम है? ट्रेपोनेमा पैरिडम। हर एक पॉइंट्स को समझते हुए और याद करते हुए रहिए आप सभी। बढ़ते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सिफिलिस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो 3 चरणों में विकसित होता है। आइए जानते हैं। तो यदि यह इलाज ना किया जाए तो हृदय और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यानी सिफिलिस क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, और अगर इसकी इलाज ना किया जाए ना तो क्या होगा? हमारा जो हार्ट है या जो हमारी तंत्रिका है वो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये 3 चरणों में विकसित होता है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं गनोरिया की। तो गनोरिया भी क्या है? एक रोग है, और ये नीसरिया गनोरिया के कारण होता है, जबकि एड्स वायरस के कारण होता है। और स्वास्थ्य शिक्षा में सुरक्षित यौन व्यवहार और समय पर जांच बहुत ही महत्व होता है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गोमेज क्लासिफिकेशन इज यूज टू डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ विच कंडीशन इन चिल्ड्रेन। गोमेज वर्गीकरण का उपयोग बच्चों में किस स्थिति की गंभीरता निर्धारित करने के लिए की जाती है? ऑप्शन है आपके मोटापा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या बौद्धिक अक्षमता, या ऊंचाई में वृद्धि। तो गोमेज वर्गीकरण के बारे में बताना है कि बच्चों की किस स्थिति का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की जांच करने के लिए ही बच्चों में क्या किया जाता है? तो गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं इसके कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन को, जो आपके हेल्थ एजुकेशन के एग्जाम से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पता है कि कुपोषण एक बेहतरीन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यह वर्गीकरण बच्चों के वास्तविक वजन और उसी उम्र के समान वजन के प्रतिशत पर आधारित होता है। यानी जो बच्चा है उसका जो वास्तविक वेट है और जो उसका एज है उसी के समान वजन के प्रतिशत पर आधारित होता है। और ये अगर 90 से 75% का वजन है तो उसको फर्स्ट डिग्री में रखा जाएगा, यानी वो फर्स्ट डिग्री का कुपोषण है। और अगर 75 से 60% है तो वो सेकंड डिग्री का कुपोषण है। और अगर 60% से कम है तो यानी क्या है? थर्ड डिग्री, यानी गंभीर कुपोषण माना जाएगा। बात करते हैं क्वासियोरकर की। तो क्वासियोरकर और मैरास्मस ये भी क्या है? पीईएम क्या ही द्वारा होता है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के रूप है। ये भी बात याद रखिएगा, यानी क्वासियोरकर और मैरास्मस में भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ही रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 133, विच हार्मोन इज सीक्रेट बाय द कर्पस ल्यूटियन इन द ओवरी टू मेंटेन इज यूट्रिन लाइन्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी आपको बताना है कि गर्भावस्था की जो शुरुआती चरण होती है उसके दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए अंडाशय में कर्पस लूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। यानी जब प्रेगनेंसी होती है तो अंडाशय में क्या होता है? एक परत होता है जिसको क्या बोलते हैं? कर्पस लूटियम बोलते हैं। और यही कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? आपको उस हार्मोन्स का नाम बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या प्रोलैक्टिन, या ऑक्सीटोसिन। तो अंडाशय में कर्पस लूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। गर्भाशय की शुरुआती चरणों में गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए अंडाशय में कर्पस लूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। आइए समझते हैं कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन को जो इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन को गर्भाशय हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है उसको ही गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह गर्भाशय के अस्तर यानी इंड्रोमेट्रियम को भ्रूण के आरोपण यानी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार और सुरक्षित रखता है। यानी जैसे ही क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होता है और उसको जो भ्रूण होता है उसको क्या करता है? आरोपण यानी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, और वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अच्छे तरीके से ग्रो करे उसका भी वो ध्यान रखता है, ये हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। तो यह बर्थ हार्मोन यानी इसको ही मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि यह प्रसव और स्तनपान में मदद करता है। तो क्वेश्चंस आपको कहीं से भी घुमा फिरा के बन सकता है, तो आप याद रखिएगा कि जो ऑक्सीटोसिन है वो स्तनपान और प्रसव से संबंधित है, क्योंकि ये प्रसव और स्तनपान में मदद करता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भ्रूण के इम्प्लांटेशन में उसकी तैयारी के लिए और सुरक्षा उसको रखता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एड व्हाट डज द एक्रोमेनी यानी RICE स्टैंड फॉर इन द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी लाइक एस्प्रिन। तो प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में मोच जैसी कोमल ऊतकों की चोटों के प्रबंधन में संक्षिप्त नाम RICE का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि ये जो संक्षिप्त नाम दिया गया है RICE, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। यानी आपका क्या होता है, जब प्राथमिक चिकित्सा, जब यानी ऊपर के आपके कोमल उत्तक होते हैं, इनमें चोट लग जाता है तो उसके प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट, आइस और कंप्रेशन और एवोल्यूशन। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो यानी आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई। यानी मोच या खिंचाव होने पर दर्द और सूजन कम करने के लिए सबसे अच्छी विधि है रेस्ट। यानी जो घायल व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं, रेस्ट। यानी घायल हिस्सों को हिलाया नहीं है, मतलब जहाँ भी चोट लगा है उस पार्ट को क्या है, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। और आइस का यूज क्या है, तो 15 से 20 मिनट तक बर्फ लगाएं, जहाँ भी आपको चोट लगे वहाँ पे क्या करें, 15 से 20 मिनट तक बर्फ लगाएं। और कंप्रेशन, ये सूजन को कम करने के लिए पट्टी बांधें। और इलेवेशन, ये घायल हिस्से के हृदय के स्तर से ऊपर उठाकर रखें, यानी जिस जगह पे चोट लगा है उस हिस्से को क्या है, हमारे हृदय से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना चाहिए। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स, इन द incidence rate of a disease is calculated by using which of the following in the numerator? स्वास्थ्य सांख्यिकी के संदर्भ में किसी बीमारी की घटना दर यानी इंसिडेंट रेट की गणना अंश न्यूमिनेटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। यानी अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसकी जो इंसिडेंट रेट यानी उसकी जो घटना दर है उसकी गणना बताना है कि किसकी उपयोग के की जाती है। ऑप्शन है आपके पुराने मामलों की कुल संख्या, यानी जितने भी पहले की पुरानी बीमारियां हैं उनको जोड़ के किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि विशिष्ट अवधि के दौरान नए मामलों की कुल संख्या, यानी एक स्पेसिफिक अवधि के दौरान क्या हो गया, जो विशिष्ट नए नए जो बीमारी हो रही है, नए नए मामले जो आ रहे हैं उनको जोड़ा जाता है, या पुराने और नए दोनों मामलों को, या कुल मौतों की संख्या। तो यहाँ मौत की तो बात हो नहीं रही है, बीमारी की बात हो रही है, तो डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये बात याद रखिएगा। और बात करते हैं पुराने और नए मामलों की, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, डी तो बिल्कुल गलत है और सी भी गलत है। और एक विशिष्ट अवधि के दौरान नए मामलों की कुल संख्या, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुराने मामलों की कुल संख्या को नहीं देखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सांख्यिकी के संदर्भ में जब कोई बीमारी की होती है तो उसकी घटना दर यानी इंसिडेंट रेट की गणना जो होता है वो उसका उपयोग किसके कार्य किया जाता है, तो हो जाएगा विशिष्ट अवधि के दौरान नए मामलों की कुल संख्या, यानी बीमारी के जो भी नए नए मामले आए रहते हैं उन्हीं घटना दर को गणना की जाती है, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले आइए कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो इंसिडेंस केवल यह एक मामले के दर को दर्शाता है, यानी केवल मामले के दर को दर्शाता है, जो बीमारी के फैलने की गति यानी स्पीड को बताता है, यानी जो भी नई बीमारियां आ रही हैं कितनी तेजी से वो फैल रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, उसको दर्शाता है। इसके विपरीत ही प्रसार में पुराने और नए दोनों मामले शामिल होते हैं। और यानी बीमारी जब फैल रही है तो उसमें क्या है, जो पुरानी पुरानी बीमारी है और जिनको हुआ है उनको तो हुआ, ये साथ साथ नए लोगों को भी उसमें संक्रमण में पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है, इसलिए प्रसार होने लगता है बीमारी का। और जो बीमारी की कुल बोझ यानी टोटल बर्डन को दर्शाता है। और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए किसी भी महामारी की स्थिति को समझने के लिए इंसिडेंट को ट्रैक करना अनिवार्य है, बात याद रखिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन डिजीज इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। यानी बताना है आपको कि कोयले की धूल के लंबे समय तक सांस के अंदर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक बीमारी होती है। ऑप्शन है आपके सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या एंथ्राकोसिस या विसिनोसिस। यानी कोयले की धूल यानी कोल डस्ट के लंबे समय तक सांस के अंदर जाने से, यानी जो कोयले की धूल होता है अगर उस वहाँ लंबे समय तक कोई काम करे तो सांस के अंदर हो जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सी ये व्यावसायिक बीमारी होती है, उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्राकोसिस। ठीक है, यानी ब्लैक लंग डिजीज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथ्राकोसिस, इसी को ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए समझते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को। तो कोयले के खदानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके फेफड़ों में कोयले के कण क्या होते हैं, सांस लेने से क्या होता है उनके अंदर कोयले के कण जाते हैं, जो क्या होते हैं उनके फेफड़ों में जम जाते हैं, जिससे फेफड़े काले पड़ जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। सिलिका रेत की धूल से होता है, जबकि एस्बेस्टस फाइबर से और कपास कॉटन की धूल से क्या होता है, तो बैसियोनोसिस। ये भी याद रखिएगा कि बैसियोनोसिस कपास की धूल से होता है, जिसे मंडे फीवर भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए आपके कि मंडे फीवर किसके कारण हो जाता है, तो कॉटन की धूल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 137, द
Sick test is a skin test used to determine the susceptibility immunity of an individual against which disease. यानी सिक टेस्ट एक त्वचा परीक्षण है जिसका उपयोग किस बीमारी के खिलाफ व्यक्ति की संवेदनशीलता या प्रतिरक्षा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सिक टेस्ट क्या है? एक त्वचा से संबंधित टेस्ट है, ये याद रखिएगा, और जिसका उपयोग किस बीमारी के खिलाफ व्यक्तियों की संवेदनशील या प्रतिरक्षा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस या काली खांसी। हर एक प्रश्न आपके स्वास्थ्य शिक्षा के टॉपिक से लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की प्रैक्टिस सेट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिप्थीरिया। ठीक है, सिक टेस्ट एक त्वचा परीक्षण है जिसका उपयोग डिप्थीरिया बीमारी के खिलाफ व्यक्ति में संवेदनशीलता या प्रतिरक्षा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि डिप्थीरिया जो है ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, तो हो जाएगा कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरिया। सिक टेस्ट में त्वचा के अंदर डिप्थीरिया टॉक्सिन की थोड़ी मात्रा डाली जाती है। यदि वहां सूजन या लालिमा आती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रतिरक्षित नहीं है। टीबी के लिए मैनटॉक्स टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविटामिन्स इज convert into vitamin A in the human body primarily found in yellow and orange vegetables. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है जो मुख्य रूप से पीली और नारंगी सब्जियों में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है जो मुख्य रूप से पीली और नारंगी सब्जियों में पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन इज द राइट आंसर। बीटा कैरोटीन यह एक प्लांट पिगमेंट है। क्या है ये? प्लांट पिगमेंट है जो गाजर, कद्दू या पपीता खाते हैं तो हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल यानी विटामिन ए में बदल देता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी और एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात याद रखिएगा कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए और एपिथेलियम ऊतकों के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि स्लेलन चार्ट का उपयोग करके दृश्य क्षीणता परीक्षण में यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि 6/6 है तो हर 6 का क्या दर्शाता है, यानी जो डोमिनेटर है 6 वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। इन द विजुअल एक्विटी टेस्ट यूजिंग अ चैनल चार्ट ऑफ इफ अ पर्सन हैज 6/6 विजन व्हाट डज द डोमिनेटर 6 रिप्रेजेंट। ऑप्शन है वह दूरी जिस पर व्यक्ति खड़ा है, दूसरा है कि वह दूरी जिस पर एक समान व्यक्ति आंख की पंक्ति को पढ़ सकता है, और तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक पंक्ति में अक्षरों की संख्या, और लास्ट है व्यक्ति की आयु। तो स्लेलन चार्ट का उपयोग बताना है आपको कि दृष्टि तिरछा परीक्षण में यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि 6/6 है तो 6 जो हर होता है 6 वो क्या दर्शाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वह दूरी जिस पर एक सामान्य आंख उस पंक्ति को क्या होता है पढ़ सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं 6/6 विजन का मतलब है कि आप 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकते हैं, यानी अगर कोई दूर है लिखा हुआ 6 मीटर की दूर तो उसको क्या होगा आप उसको पढ़ सकते हैं। जो एक समान व्यक्ति होता है वो 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, ये बात याद रखिएगा। यदि विजन 6/60 है तो इसका मतलब है कि आप 6 मीटर से वही पढ़ पा रहे हैं जो समान आंख 60 मीटर की दूरी से पढ़ सकती है, यानी आपकी नज़र क्या है कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, समान व्यक्ति तो पढ़ ले रहा है कि 6 मीटर पे जो है वो पढ़ ले रहा है, लेकिन आपकी आंखें क्या है अगर 60 मीटर पे दूरी पढ़ नहीं सकता है तो बात याद रखिएगा, यानी आपकी आंखें क्या है कमज़ोर हो चुकी हैं। और बात करते हैं स्लेलन चार्ट का उपयोग स्कूल यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग स्ट्रेस। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है और ये तनाव के दौरान हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके थायरोक्सिन, एड्रेलिन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन, यानी आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जिसको क्या आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है तो आपातकालीन हार्मोन्स के रूप में। और ये क्या होता है, ये तनाव के दौरान हमारी जो हार्ट बीट होती है और जो ये क्या होता है रक्तचाप होता है उसको बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनल हार्मोन जो है ये आपातकालीन के दौरान ये आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है और
तनाव के दौरान हृदय गति और उसके रक्तचाप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एड्रेनल। बी इज द राइट आंसर। तो समझते हैं आपातकालीन हार्मोन्स। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से निकलता है। इसे 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन, यह हार्मोन एक मेडुला भाग से निकलता है, इसे 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। यह शरीर को अचानक आए खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी बढ़ाता है ताकि मांसपेशियों में तुरंत ऊर्जा मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ इंडिया विच डिक्रिमिनलाइजेशन suicide attempt and mandate the right to mental health care was passed in which year? भारत का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, जिसने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को अनिवार्य कर दिया है, वो किस वर्ष पारित हुआ था, आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2017 में। ठीक है, 2017 में ही क्या हुआ था, जो आत्महत्या के प्रयास की जो अपराध को श्रेणी से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिकार को अनिवार्य कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2017 में पारित हुआ था। बात करते हैं MHCA 2017 ने ये 1887 के पुराने कानून की जगह ली। इससे सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यह धारा 115 है, जो मानती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है, इसलिए उसे सजा नहीं बल्कि उपचार मिलना चाहिए। यह अधिनियम मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन और उपचार के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 विच माइक्रोन्यूट्रिशंस deficiency is the most common cause of prevental mental retardation is a children worldwide। यानी दुनिया भर में बच्चों के रोके जा सकने वाली मानसिक मंदता यानी क्रेटिनिज्म का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो क्रेटिनिज्म यानी मानसिक मंदता आपको बताना है कि किस पोषक तत्व की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, छोटे बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाता है यानी मानसिक मंदता हो जाता है। आइए समझते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान मां के शरीर में आयोडीन की कमी से भ्रूण के मस्तिष्क का विकास को स्थायी रूप से बाधित कर देता है। यानी पेट में जब बच्चा पल रहा होता है ना, तो अगर माँ आयोडीन युक्त खाना नहीं खाएंगे, उनके अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे की जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बाधित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले बच्चों में क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिसमें कम बुद्धि यानी लो IQ यानी बौनापन और सुनने की अक्षमता शामिल है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग इस गंभीर समस्या को रोकने का एक सबसे सरल तरीका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कमेटी इन इंडिया फर्स्ट रिकमेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑफ रूरल एरिया इन 1946? भारत की किस समिति ने सबसे पहले 1946 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भोर कमेटी। किसने की थी? तो भोर कमेटी जो है ये भारत की सबसे पहले 1946 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा की सिफारिश की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भोर कमेटी। सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति ने आधुनिक भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की नींव रखी। इसने दूरी की चिंता किए बिना ही स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने और PHC स्थापित करने का सुझाव दिया। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए इन समितियों का इतिहास जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में आराम की स्थिति में एक स्वस्थ वयस्क का समान टाइडल वॉल्यूम यानी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? आपको बताना है कि जो सामान्य टाइडल वॉल्यूम है कितना होगा एक स्वस्थ वयस्क में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 ml। कितना होता है? तो 500 ml होता है। बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग दिए गए हैं, तो बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर 500 ml। टाइडल वॉल्यूम वह हवा की मात्रा है जो एक व्यक्ति सामान्य सांस लेने और छोड़ने के दौरान अंदर बाहर करता है। फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग 6 लीटर होती है, लेकिन सामान्य श्वसन में हम केवल 500 ml का ही प्रयोग करते हैं। अस्थमा या अन्य फेफड़ों की बीमारियों में यह मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। यानी जिनको अस्थमा है और फेफड़े से संबंधित बीमारी है उनमें क्या है, कम होने लगता है। फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मार्कर्स इज स्पेशली टेस्टेड इन द ब्लड ऑफ कन्फर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डायग्नोस्टिक मार्कर का परीक्षण किया जाता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ट्रोफिनिन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए कि जब हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है
तो ये ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन रक्त से रिसने लगता है। यह हार्ट अटैक का सबसे सटीक और संवेदनशील मार्कर है। और सीरम क्रिएटिनिन किडनी के लिए, ये बिलिरुबिन लीवर यानी पीलिया की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेथरिज्म एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें निचले अंगों का पक्षघात हो जाता है। यह किसके अत्यधिक सेवन के कारण होता है? ऑप्शन है पॉलिश किए हुए चावल या केसारी दाल या एगोट दूषित राई या सत्यानाशी का तेल। लेथरिज्म के बारे में बताना है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। तो कौन से अंग को ये पैरालिसिस हो जाता है जिसके किस चीज़ का अत्यधिक सेवन करने के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा केसारी दाल। ठीक है, यानी जो लोग केसारी दाल का सेवन अत्यधिक करते हैं उनके अंदर ही क्या होता है, ये लेथरिज्म नामक बीमारी होती है और पैरालिसिस जैसी समस्याओं का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। केसारी दाल में एक केसारी दाल नामक एक विषैली अमीनो एसिड होता है। इसमें लगातार सेवन से पैरों में अकड़न और लकवा हो जाता है। यह अक्सर सूखे के समय यानी गरीबी आबादी वाले मुख्य भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत भारत का लक्ष्य किस वर्ष क्षय रोग को समाप्त करना है? यानी टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य किस साल है, आपको बताना उसी ईयर के बारे में। तो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत भारत का लक्ष्य जो है वो 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। ठीक है, कब तक? तो 2025 तक इज द राइट आंसर। वैश्विक लक्ष्य SDG 2030 है, लेकिन भारत सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत 5 साल पहले यानी 2025 तक समाप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इसमें निश्चय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को गोद लेने और पोषण सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और त्वचा तथा प्रजनन प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिसे अक्सर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई या विटामिन के। बताना है आपको कि किस विटामिन को विटामिन ब्यूटी भी कहा जाता है और यह त्वचा तथा प्रजनन प्रणाली स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई यानी टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल ही विटामिन एक्सी ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और ये त्वचा और प्रजनन प्रणाली की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह त्वचा में चमक लाए रखने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता की कमी यानी इन्फ्लेमेटरी और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। बादाम और सूरजमुखी के बीज इसके अच्छे स्रोत हैं, यानी विटामिन ई के अच्छे स्रोत कौन है, वो हो जाएगा बादाम और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ नाइन्स एक नैदानिक उपकरण है जिसका उपयोग चिकित्सीय पेशेवर द्वारा किसके प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? रूल ऑफ 9 आपको बताना है कि ये उपकरण है जो चिकित्सीय पेशेवर द्वारा किसके प्रतिशत का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका उपयोग यानी रूल्स ऑफ 9 ये जलन से प्रभावित कुल शरीर की सतह का क्षेत्र जो होता है यानी बॉडी कितना % जला है, इसका एक जानने का पता करने का एक उपकरण है जिसका उपयोग चिकित्सीय पेशेवर द्वारा यानी जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग इसका अनुमान लगाने के लिए कि बॉडी में कितने % बॉडी का पार्ट जला है, तो ये रूल ऑफ 9 का यूज किया जाता है। जलने पर मरीज के इलाज जैसे ड्रिप की मात्रा तय करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। शरीर को 9% हिस्सों में बांटा जाता है, यानी अगर एक हाथ 9% जला है, एक पैर 18% और धड़ यानी अगला हिस्सा 18% है, तो इससे डॉक्टर को पता चलता है कि मरीज को कितना % शरीर में जल चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपके जो रूल ऑफ 9 का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 जो आज की प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोगजनक एंटेरिक फीवर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है जो आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है? तो बताना है आपको कि एंटेरिक फीवर जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है जो आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा साल्मोना टाइफी। ठीक है, साल्मोना टाइफी ही क्या है, ये दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है और ये एंटेरिक फीवर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी याद रखिएगा। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो एंटेरिक फीवर को ही सामान्य भाषा में टाइफाइड कहा जाता है, तो टाइफाइड को ही एंटेरिक फीवर कहा जाता है और एंटेरिक फीवर को टाइफाइड कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। यह एक छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेटाइन को प्रभावित करता है और इसमें बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द जैसे लक्षण होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ पानी यानी एंटेरिक फीवर की रोकथाम के लिए प्राथमिक उपाय है। विब्रियो कोलेरी ये हैजा पैदा करता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस सेट 3 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आएंगे। तो
एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है आप सभी के लिए कि हार मत मानो, क्योंकि महान चीज़ें समय लेती हैं, इसीलिए अपने सपनों के पीछे भागो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। तो आप सभी भी अगर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो निरंतर आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी भी सफलता की मंजिल आपको एक दिन मिल ही जाएगी। और आप स्वस्थ शिक्षा अधिकारी बनकर अपना और समाज में अपना एक पहचान बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये आपको अवसर मिला हुआ है स्वस्थ शिक्षा अधिकारी बनने का, तो इस अवसर को आप जाने मत दीजिएगा। मेहनत करते रहिए हमारे साथ, विशाल इन्फो हब के साथ आप जुड़े रहिए। आप सभी लोगों ने इस चैनल को, इस क्लास को इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों ने किए, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और सभी क्लासेस का रिवीजन आप लगातार करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही साथ आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 की बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।